नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बजट। बजट आप सुबह से ही देख रहे हैं, मैडम निर्मला सीतारमण जी सुबह से बजट पढ़ रही हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग उस पर विचार-विमर्श करने के लिए आए। बहुत सारे लोगों ने अपना-अपना क्या रखा, अपना बात रखा, ठीक है? मैं भी आप लोगों को थोड़ी-सी बताने की जो इस बजट पर बात है, वो आया हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपना कुछ बात रख सकूँ, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बजट एक्चुअल में है क्या? ठीक है? तो बजट जो ये वर्ड है ना, ठीक है? ये फ्रेंच वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड से, ठीक है? वो फ्रेंच वर्ड क्या है? तो फ्रेंच वर्ड है BOUGETTE, ठीक है? तो बजट वर्ड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ठीक है? जिसको बोलते हैं बैगेट। क्या बोलते हैं? बैगेट, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिटिल लिटिल बैग। क्या होता है? लिटिल बैग, ठीक है? अब जैसे बोले कि आप देखते हो ना कि जब पहले इलेक्ट्रॉनिक बजट नहीं था, तो मैडम क्या करती थीं, एक छोटा-सा बैग लेकर आती थी, हाँ, चमड़े का, ठीक है? तो वो चमड़े के बैग को ना ये बैगेट बोलते हैं, कहाँ? फ्रेंच वर्ड में। क्या बोलते हैं? फ्रेंच वर्ड में, ठीक है? तो अब वो क्या हो गया है कि अब आप देख रहे हो कि सारे जितने भी बजट हैं, वो क्या हो गए हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक वाइज़ आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं। तो अब मैम भी क्या करती हैं कि एक सिस्टम में लेकर आती हैं और उसके बाद सारा पढ़ देती हैं और उसके बाद जिनको समझना होता है, वो इसको हिंदी में क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैं भी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअल में कि बजट में होता क्या है। जैसे बजट का सिंपल अगर मैं बात बोलूँ, तो इसका मतलब होता है क्या? बचत। क्या होता है? बचत। जैसे घर के बारे में मैं अगर आपकी बात करूँ कि घर में देखते हैं, आपके घर में मम्मी होती हैं, ठीक है? तो मम्मी से अच्छा कोई भी बजट नहीं बना सकता, ठीक है? जैसे पापा मान लो, अगर मैं सबसे पहले मिडिल क्लास की बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा भाई बजट में बात किसकी होती है, तो मिडिल क्लास की होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो निम्न क्लास वाले हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि बजट होता क्या है, ठीक है? और जो अपर क्लास वाले हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि बजट में दिया क्या गया है, राइट? तो ये जो बजट बना है, उनके लिए बना है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है? मिडिल क्लास जैसे जो कमाने वाले लोग हैं यार ना, महीने के लाख रुपए ना, 70,000 रुपए, 60,000 रुपए ना, 50,000 रुपए। तो इनका इस बार बजट में कैसे रोल रहेगा, कैसे इनको डिस्काउंट मिलेगा, कैसे इनके इनकम टैक्स पे छूट मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें जो है बजट में इस बार निर्मला मैम ने रखा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा बात करता हूं कि आपने देखा कि घर में बजट जो पेश करती हैं, कौन पेश करती हैं? मम्मा करती हैं, सबकी मम्मा करती हैं, सबको पता है, ठीक है? और उनसे अच्छा जो बजट है कोई नहीं बना सकता। कितना भी पैसा दे दो, मैं एकदम निम्न से निम्न बात करता हूं, अगर महीने का आपके पापा जो हैं खर्चा लाकर 10,000 रुपया भी देंगे, तो उनका बजट ऐसा बनेगा कि लास्ट में कुछ ना कुछ वो ज़रूर आपके लिए बचा कर रख देंगी और पापा को अगर ज़रूरत पड़ा तो ज़रूर उस अमाउंट का पापा क्या करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है? तो सिंपल सा बात है कि जितना पूरे साल में हमने क्या किया? कमाया, ठीक है? कितना हमने एक्सपेंस किया और कितना हमने क्या किया? रिसीट किया, ठीक है? तो जितना हमने रिसीव किया और जितना हमने एक्सपेंस करा, उसी का लेखा-जोखा को क्या बोलते हैं हम? बजट, ठीक है? तो इस बजट में आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ों पर काम करूँगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने सुना है कि भैया इस बार बजट में 12 लाख तक लोगों को क्या मिला है? 0% टैक्स में छूट मिला है। मतलब अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको बताया गया है। लेकिन मैं आगे लेकर जब चलूँगा, तो आपको पता चलेगा
कि एक स्लैब भी बनकर आया है जिसमें आपको 0 से 4 लाख रुपए तक कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर जब 12 लाख रुपए तक क्या है टैक्स फ्री है, तो फिर ये स्लैब क्यों बनाया गया है कि 0 से 4 लाख तक आपको कुछ नहीं देना है, 4 से 8 लाख तक आपको 5% देना है, 8 से 12 पर आपको 10% देना है, 12 से 16 पर आपको 15% देना है, 16 से 20 पर आपको 20% देना है, ठीक है, और 20 से 24 पर आपको 25% देना है, और 24 से ऊपर जितने भी आप कमाएंगे अब उस पर आपको कितना देना है, 30%। ठीक है, तो सिंपल सा बात अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो यहां पर पहले जो 12 लाख रुपए पर 80,000 रुपए क्या देता था, टैक्स देता था। अगर वो 12 लाख रुपए तक कमा रहा है तो उसको अब ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब अब उसके 80,000 रुपए जो है क्या हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे, क्योंकि अब निर्मला मैम ने उसको छूट दे दिया है कि अगर आप 0 से 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब आप अगर 12 लाख पहले कमाते थे तो आप कितना देते थे, 80,000 रुपए टैक्स देते थे, मतलब आपके पास टोटल पैसा कितना आया, 11,20,000 रुपए। कितना आया, 11,20,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि आपने 80,000 क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब आपको टैक्स नहीं देना है, मतलब अब आप 12 महीने में अगर 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको अब 12,80,000 रुपए हो जाएंगे। अब आपको 80,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब 12 महीने की काम कर रहे हैं और आपको 80,000 रुपए एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। ठीक है, वही जो आपको दिवाली पर बोनस मिलता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे ही आपने 12 लाख से ऊपर कमाया, जैसे मान लो आपने 13 लाख रुपए कमा लिया, कितना कमा लिया, 13 लाख रुपए, तो फिर क्या करना है, आपको इस स्लैब को फॉलो करना है। ठीक है, इस स्लैब को कैसे फॉलो करना है, तो आप देखेंगे यहां पर कि आपको 0 से 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या करेंगे, यहां से 4 लाख रुपए आप लेस कर दीजिए, क्योंकि आपको सरकार ने क्या कर रखा है, यहां पर फ्री कर रखा है। पहले ये टैक्स स्लैब क्या था, पहले था पिछले साल में 0 से 3 लाख रुपए तक आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, 0% था। 3 से 7 पर आपको कितना था, 5% था। 7 से 10 पर कितना था, ये था 10%। ऐसे पिछले साल के स्लैब दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन न्यू स्लैब में अब आपको ऐसे फॉलो करना है। तो मैंने आपको बताया कि 4 लाख रुपए तक आपको क्या करना है, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या करा, यहां पर कोई भी टैक्स नहीं दिया। अब कितना बचा, ये बच गए आपके कितने, 9 लाख रुपए। ठीक है, अब 9 लाख पर फिर गवर्नमेंट ने बोला कि 4 से 8 पर आपको कितना देना है, सिर्फ 5% देने की जरूरत है। कितना, 5%। तो 4 लाख पर फिर आप 5% दे दीजिए। 4 लाख पर कितना दे दीजिए, 5%। और 4 लाख का 5% निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। कितने हो जाएंगे, 20,000। ठीक है, अब इस यहां से लेस कर दीजिए। अब ये अमाउंट कितना बचा, 5 लाख रुपए। ठीक है, फिर बोला गया है कि अगर आप 8 से 12 कमाते हैं तो आपको कितना देना है, 10% देना है। कितना, 10%। तो यहां फिर से आप 4 लाख पर 10% दे दीजिए। ये कभी जरूरत मत कीजिएगा कि टोटल अमाउंट पर आप निकाल दीजिए, ऐसे टैक्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब 4 लाख पर आप दिए कितना, 10%। 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। ये आपने यहाँ पर 40,000 लिख लिया। ठीक है, अब अमाउंट कितना बचा, अब बचा 1 लाख रुपए। अब देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप 12 से कितना 16 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कितना देना है, 15% देना है।
तो आपने कमाया कितना है? आपने तो 13 ही कमाया है, ठीक है। तो इस अमाउंट में जो 1 लाख बचा है उस पर आप कितना देंगे? 15%। और 1 लाख का आप 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 15,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर 15,000 कर लेते हैं, ये टोटल अमाउंट बनता है आपका कितना? 40 और 20 60 और 15 कितना हो गया? 75,000 रुपये। ये 75,000 रुपये आपको टैक्स देने होंगे, राइट। लेकिन अभी भी यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। अगर आपने क्या कर रखा है? अपना LIC करा रखा है। क्या करा रखा है? LIC करा रखा है। तो LIC के लिए प्रावधान है कि 80C में जो भी आप प्रीमियम भरेंगे, ठीक है, उस प्रीमियम का अमाउंट का यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब मान लो आपने 10,000 रुपये का पूरे साल में क्या करा? प्रीमियम भरा आपने LIC का, तो अब आपको टैक्स कितना भरना है? 65,000 भरना है। कितना भरना है? 65,000। ऐसे ही मान लो आपने किसी ने NGO को डोनेट कर दिया है। एनजीओ की जैसे बात करूं, जैसे आपने नाम सुना होगा रेड क्रॉस का। किसका नाम सुना है? रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस क्या है? एक NGO है जो कहीं भी किसी का एक्सीडेंट हो तो वो क्या करता है? तुरंत वहां पर ब्लड पहुंचाने का काम करता है, राइट। वर्ल्ड में कहीं भी आपका रोड एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह का बीमारी हो, अगर आपका ब्लड का जरूरत है तो आपको ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? रेड क्रॉस करता है। और रेड क्रॉस को अभी तक का सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला हुआ है किसके लिए? क्योंकि ये क्या करता है? पीस पहुंचाने के काम करता है, लोगों के जान बचाने का काम करता है। इसके लिए इसको पीस का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मोर देन 4 टाइम्स इसको ज्यादा मिला हुआ है। क्या? ये नोबेल प्राइज किस में? पीस में, ठीक है। तो अगर आपने क्या करा कि अगर आपने टैक्स में, ठीक है, अपना छूट लेना है आपको, और आपने किसी NGO को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, ठीक है। NGO के नाम पे जैसे मैं बात करना चाहूंगा, जैसे आपने सुना होगा कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए। इंडिया में सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। लेकिन इंडिया में जन्म लेने वाली मदर टेरेसा नहीं थी, इसलिए मैं आपको बात करूंगा तो कैलाश सत्यार्थी ऐसे हैं जिनको पीस के लिए सबसे पहले भारत का नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी जी क्या करते थे? जो बच्चे अनाथ होते थे उनको बुलाकर वो पढ़ाते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनका बढ़िया से एजुकेशन देने का काम करते थे। तो इनको क्या करते हैं? नोबेल प्राइज वालों ने उठाकर एक पीस के लिए नोबेल प्राइज दे दिया, ठीक है। जब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था उसी टाइम यूसुफ मलाला को मिला था। यूसुफ मलाला आप जानते हैं पाकिस्तान से रहने वाली हैं और वो तालिबान में लड़कियों को पढ़ाने के लिए फाइट कर रही थी, ठीक है। तो तालिबानियों ने क्या करा? उनको गोली मार दिया। गोली मारा तो एक गोली जो है उनके जाकर कहाँ? सिर में लग गया, ठीक है। और वो गोली लेकर वो महीनों तक क्या रही? हॉस्पिटल में भटकती रही, भागती रही, दौड़ती रही ना। बाद में जब वो बात पता चला किसको? नोबेल प्राइज वाले को। ऐसे नोबेल प्राइज के बारे में मैं बता दूं आपको कि नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, राइट। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो संस्था बनाई गई, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, तो नाम बोलते हैं क्या? नोबेल प्राइज, ठीक है। और वो कहाँ पर है? तो वो है स्टॉकहोम में। कहाँ है? स्टॉकहोम में। और वहां से नोबेल प्राइज के लिए हर बार ना बहुत कंट्रियों से लोगों को उठाया जाता है और ये 6 सेक्टर में दिए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फिजिक्स में इस बार नोबेल किसको मिला, फिर आपने सुना होगा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे मिला, फिर आपने सुना होगा कि मेडिसिन में किसे मिला। बायोलॉजी मत समझना, बायोलॉजी अलग चीज है, मेडिसिन अलग चीज है। फिर मेडिसिन में हो गया 3 हो गए, पीस हो गया 4, और इकोनॉमिक्स हो गया 5, और लिटरेचर हो गया 6। लिटरेचर में हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी को, आपको पता है, मिला हुआ है, ठीक है। तो ये था नोबेल प्राइज के बारे में। तो ये नोबेल प्राइज, ठीक है, आप जानने के साथ साथ ये जानने की भी कोशिश करें कि जिस तरह के भी बजट में, ठीक है, चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, समझ रही हैं, ठीक है,
इसके अलावा हम इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ें भी देखेंगे कि हमारे कितने रिसीट आए, हमने कितने क्या करा, एक्सपेंडिचर करा, कितना हमने खर्चा करा, ठीक है। टोटल टैक्स के रूप में हमारे पास कितना पैसा आया, ठीक है। हमने टोटल खर्चा कितना करा, ये सब सारी चीज़ें मैं आगे लेकर चल रहा हूँ आपको। और आगे चलने से पहले, ठीक है, मैं आपको चाहता हूँ कि इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें। और ध्यान ये है, ये देखिए, ये क्या है, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में जैसे दिखाया जा रहा है, द फ्यूल रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट इंक्लूसिविटी, डेस्टिनेशन विकसित भारत, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इस बार जो है हमारा इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो सबसे पहले काम किस पर करना है, एग्रीकल्चर पे काम करना है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एग्रीकल्चर के बाद क्या है, एमएसएमई पर ध्यान देना है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। इस बजट में इनको कितना पैसा मिला है ये भी आपको पता चलेगा। वैसे पिछली बार बजट में इनको मिला था 20,000 करोड़ रुपए। कितना मिला था, 20,000 करोड़ रुपए। अभी इस बजट में इस बार कितना मिल रहा है आपको पता चलेगा आगे जब चलेंगे तो। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब जितना हम क्या कर रहे हैं, यहां से दूसरे कंट्रियों में सामान प्रोडक्शन करके हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस पर पूरी आपकी बात होगी, ठीक है। बाद में जैसे है एक्सेलरेट ग्रोथ, ठीक है। फिर क्या है, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर क्या है, इनहैंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। फिर क्या है, इनवी इन्विगिरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। फिर क्या है, अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। ये सब क्या है कि एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के ना ये क्या है, एस्पिरेशन है ना, उम्मीदें हैं, लालसा है कि किस तरह से हम क्या करेंगे, विकसित भारत को बनाना है, ठीक है। ये चीजें आपको दिखाएंगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा होगा ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपल, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, ठीक है, सिंपल सा भाषा में अगर बात करें तो जो हमारा कंट्री है, ठीक है, यहाँ के हमारे लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है। और क्या है, इन लोगों के लिए कितना काम करना है, कितनी चीज़ें आगे लेकर हमें जाना है, ये ले जाएगा कौन, ये लोग ही ले जाएंगे। और इन लोगों को आगे ले जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, ठीक है। और इस पैसे को, ठीक है, किस रूप से इन्वेस्टमेंट करना है, ये इस बार का बजट आपको बता रहा है कि इन पैसों को आप किस रूप से कहां कहां इस्तेमाल करेंगे, किस किस सेक्टर में करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पेज पर देखिए आप, यहां पर लिखा है डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ और क्या है, अन्नदाता एंड नारी। तो जो पूरा जो फोकस किया गया किस पे किया गया है, गरीब पर, यानी कि हमारी जो पावर्टी है, ठीक है, गरीबी है उस पर। यूथ यानी कि जो यंगस्टर हैं, ठीक है, जो भारत को क्या करेंगे, एक मजबूत भारत बनाएंगे, उन पर काम करने की बात चली है, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या, तीसरा क्या है, अन्नदाता। अन्नदाता मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि जब तक बेसिक नीड्स हमारा फुलफिल नहीं होगा, वही रोटी कपड़ा और मकान वाली बात है, कि अगर हमारा रोटी कपड़ा मकान का काम नहीं हो पाएगा तो फिर ये विकसित भारत नहीं बन पाएगा। इसलिए इस बजट में अन्नदाता की बात की गई है। फिर क्या की गई है, नारी की बात की गई है। नारी जैसे आपने सुना है, ठीक है, कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, ठीक है, वो हमारे इकोनॉमी में अब हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर मिलाकर चल रही हैं और काम कर रही हैं। जैसे आपने सुना होगा किरण मजूमदार, ठीक है, एक ऐसी महिला है जो भारत के सबसे धनी महिलाओं में से रही हैं, राइट। तो ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये बजट क्या कर रहा है और मदद करने में कारगर साबित होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्या है कि डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी के नाम पर जो सपोर्ट क्या है वो किस पर करना है, एमएसएमई पर करना है, ठीक है। और मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया मतलब अगर मैं बात करूं क्या,
कि भारत में ही प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है। भारत में अगर प्रोडक्ट बनेगा तो हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। और हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, विदेशी जो है मुद्रा हमारे पास आएगा, फॉरेन की करेंसी हमारे पास ज़्यादा आएगी। और फॉरेन की करेंसी अगर हमारे पास ज़्यादा आएगी तो फॉरेन रिजर्व हमारे पास ज़्यादा होगा। और फॉरेन रिजर्व अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकेंगे, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नोट छाप सकेंगे। और नोट हम अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम छाप सकेंगे तो ज्यादातर क्या होगा, पैसे का इनफ्लो कहाँ होगा, मार्केट में होगा। और पैसे का इनफ्लो अगर मार्केट में होगा तो सबके पास पैसा होगा। और सबके पास पैसा होगा मतलब गरीबी सबकी क्या होगी, खत्म होगी। इसलिए हमें सबसे पहले फोकस किस पर करना है, कि हमें जाना है सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले प्रोडक्शन पर, कि हम पहले प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे और उसके बाद उस उत्पाद को क्या करेंगे, हम बाहर विदेशों में दूसरे कंट्रियों में बेचेंगे। जैसे कि चाइना हमारे पास आकर अपना प्रोडक्ट बेचता है। अगर ये काम हम लोग करने लग गए तो हमारा क्या होगा, हमारा फिस्कल डिफिसिट जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। अभी तक हमारा क्या होता है कि हम फिजिकल डिफिसिट में उलझे हुए रहते हैं और हर बार निर्मला मैडम बोलती हैं कि फिजिकल डिफिसिट को हमें कम करना है, कम करना है, कम करना है। फिजिकल डिफिसिट मतलब आप देख लीजिए, यहां पर बात कर रहा हूं फिजिकल डिफिसिट, ठीक है। इसका मतलब है कि कितना हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। लेकिन अभी तक हमने कभी, अभी भी, अभी हम एक्सपोर्ट ज्यादा कभी करे नहीं है, राइट। हम ज्यादा क्या करते हैं, सामान हम खरीदते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, जब हम सामान ज्यादा बेचने लग जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल डिफिसिट जो है अभी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं तो पहले ये 9.4 समथिंग था, जो अभी घटकर ये आ गया है 6.4 समथिंग पर। अब ये घट घट कर हमें कितना करना है, हमें 2 पर, 3 पर, 1 पर लाने की जरूरत है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, जब हम अपना एक्सपोर्ट जो है बढ़ाएंगे। और एक्सपोर्ट तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारा मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट जो है साथ होगा और हम घर में अपना प्रोडक्शन ज्यादा करने लग जाएंगे, राइट। चलिए, ये है कुछ अमाउंट दिए हुए जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। करोड़ में है। माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट है करंट में 1 है, रिवाइज्ड है 2.5, करंट कितना है 5 और टर्नओवर कितना है 10, ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइजेज में करंट है कितना 10, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और रिवाइज कितना है 2.5, सॉरी 25। और करंट में टर्नओवर कितना है 50 और रिवाइज कितना है 100, ठीक है। मीडियम इंटरप्राइजेज में ये सारे जो अमाउंट है करोड़ में होंगे, लिखा हुआ है इन करोड़ में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है 50 करोड़, रिवाइज कितना है 125, करंट कितना है 250 और रिवाइज कितना है 500, ये है, ठीक है। तो आगे की जो चीजें हैं, ठीक है, मैं चलता हूं और इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जो बहुत ज्यादा ना आपको आगे की क्लास में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ है क्या कि इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। इसमें क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड क्या है, पोषण। पोषण मतलब आप समझ रहे हो ना, कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलनी चाहिए जिससे उनका क्या हो, कि उनका पोषण बढ़िया से हो सके, ठीक है। तो मैं आगे की बात में ये बोल रहा हूं कि आगे क्या है, किस पर, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज। आपने अभी बजट में देखा होगा कि मैडम ने बोला कि आईआईटी जो पटना है उस पर और हम पैसा दे रहे हैं, उस पर और उसका एक्सपेंशन पे काम करेंगे, राइट। तो जितने इंडिया में आईआईटी हैं, ठीक है, जैसे आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है, ऐसे बहुत सारे जितने आईआईटी हैं सब पर काम करने की बात इस पर चल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसमें क्या होगा,
प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। फिर क्या है, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेट अप विथ ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड पार्टनरशिप। अटल टिंकरिंग लैब्स, 50,000 लैब्स टू बी सेट अप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 years। समझ रहे हैं, अटल जी के नाम पर लैब होंगे, जो कितने होंगे, 50,000 लैब्स होंगे। कहां पर होंगे, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विथ ए टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज। गांव में जितने भी हैं जगह, रूरल एरियाज जो हैं, उन पर कहाँ क्या करना है, सारे को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है, मतलब सबको इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, और जितनी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जैसे आप देखते होंगे, जिसने आपने देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चलता है, राइट। तो ऐसे ही जितने छोटे छोटे ना भारत सरकार द्वारा चलाए हुए जितने भी मोहल्ला क्लिनिक होंगे, उसको किससे, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। और उसकी सारी कनेक्टिविटी किससे रखी जाएगी, सीधा, ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, कितने मरीज पर काम किए जा रहे हैं, सबका डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को आसानी से मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि टू बी रिपैम्प्ड विथ इनहांस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। ये क्या है कि पीएम स्वनिधि में आपको क्या बोल रहे हैं कि जो लोन्स हैं बैंक्स जो देता है आपको, ठीक है, वो और भी आपको इजीली आसानी से मिल जाए। जैसे आप बैंक जाते हो, ठीक है, तो आपको लोन मिलता ही नहीं है, बैंक वाले क्या करते रहते हैं, आपको घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, ठीक है, और आपको इजीली लोन नहीं मिलता है, जबकि आप उस लोन के लेने के लायक हैं, कैपेबल है, फिर भी आपको लोन नहीं मिलता है। तो अब गवर्नमेंट आप पर ध्यान रखेगी कि आपको लोन जो है इजीली मिल जाए, ताकि जो भी काम है आप आसानी से कर सकें और अपना धंधा आगे बढ़ा सकें, राइट। चलिए, नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है। क्या है कि आपके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट सोच रहा है कि जो भी आप जो वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना कर दे दें, ठीक है, कि कुछ भी अगर उनके हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो वो अपना ऑनलाइन क्या करें, रजिस्ट्रेशन करें, जिससे उनका काम क्या हो, बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। क्या है इसमें, इसमें दिया गया है सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट को सपोर्ट करेगा, किसमें, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सके, डेवलप कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, ठीक है, अच्छी अच्छी ना रोड, ताकि स्टेट के जो छोटे छोटे गांव हैं वो शहर से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। अगर शहर से कनेक्ट हो जाएंगे तो जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं वो आसानी से शहर में पहुंचेंगे, और शहर से पोर्ट के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा गांव का प्रोडक्शन कहां तक पहुंच गया, विदेशों तक पहुंच गया, ठीक है। तो इस स्कीम को ना शहर से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या करा है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन में क्या है कि टू अचीव 100% कवरेज द मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028 विथ एन इनहेंस टोटल आउटले। 2028 तक क्या करना है हमें, ये इस टारगेट को अचीव करना है कि सबको शुद्ध पानी मिल सके, क्योंकि बेसिक नीड्स हमने बोला कि रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी में जो रोटी खा रहे हैं तो साथ में आपको पानी की भी जरूरत पड़ेगी, और अगर आप पानी गंदी पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे जल्दी, और अगर बीमार होंगे तो पूरी इंडिया बीमार होगी, और बीमार होंगे
तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो जो हमारा टारगेट है कि हमें क्या करना है, फिजिकल डिफिसिट को कम करना है और फॉरेन पैसा को लाना है, वो हम नहीं ला पाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, शुद्ध जल पीना है, ठीक है। जो इसके स्कीम के तहत इस बजट में आपको क्या किया गया है कि रखा गया है, ठीक है। फिर है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या है कि इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड augmentation of intra-state transmission, additional borrowing of 0.5% of GSDP to states contingent on these reforms। इसमें क्या करना है, पावर सेक्टर में आप सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि जितना भी हम पावर जैसे बिजली की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर अब जो काम होगा, ठीक है, इस बजट में पैसा दे दिया गया है ताकि आपका ये सब काम आसानी से हो सके और हम अपने टारगेट को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड with a corpus of 25,000 crore for long term financing with up to 49% contribution by the गवर्नमेंट, ठीक है। मैरीटाइम की अगर मैं बात करूं तो उनकी बात हो रही है, ठीक है, कि आप जानते हैं कि जितने भी शिपिंग वाले ना जहाज से जो सारी चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं, ठीक है, वो मैरीटाइम से जुड़ी हुई होती हैं और इसके लिए अभी इस बार क्या कर दिया गया है, ठीक है, कि 25,000 करोड़ ना फाइनेंसिंग की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, 49% कंट्रीब्यूशन जो होगा किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे मैंने पावर की बात आगे की तो आपको पता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर की बात हो रही है, तो न्यूक्लियर आएगा, ठीक है, और भारत क्या होएगा, विकसित होएगा, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर की जरूरत है, ठीक है। उड़ान ये मिलेगा आपको, ठीक है। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, बिहार के लिए क्या क्या मिला है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट। कोसी के बारे में आप सब लोग को पता है कि हर बार कोसी में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है और बाढ़ आने से पूरा बिहार क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। ऊपर से ना बाढ़ आती है कहाँ से, नेपाल से ये नदी बहती है और पूरे बिहार को तहस नहस करके जाकर कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है और गंगा जाके कहाँ गिर जाती है, गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस बार बजट में गवर्नमेंट ने अलग से पैसे दिए हैं ताकि कोसी को अच्छे से बनाया जा सके, उस बाढ़ को रोका जा सके। जो जितनी भी आपदाएं होती हैं, ठीक है, ये नेचुरल डिजास्टर में आता है, इस आपदा को कम किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वामी फंड 2। क्या है इसमें, 15,000 करोड़ फॉर एक्सपेंडिचर कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, ठीक है। इसमें पूरा 15,000 करोड़ रुपए देने की बात चली है, किसमें, स्वामी फंड 2 के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन। क्या है, PM रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो बच्चे IIT में जाते हैं, ठीक है, उनके लिए एक CSIR का पेपर होता है, ठीक है, तो उनको क्या, रिसर्च करने के लिए, तो रिसर्च करने के लिए अब जो होगा वो क्या होगा कि उनको फेलोशिप मिलेगा, कितना, पर स्टूडेंट को 10,000 मिलेगा, कितना मिलेगा, 10,000। इससे क्या होगा कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में क्या होगा, हाँ, इंक्रीमेंट होगा। अब अच्छा हम क्या कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे उस चीज पर कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि R&D के लिए पैसा हम बहुत कम खर्चे करते रहे हैं। आज तक जितनी भी R&D हुई है, ठीक है, वो विदेश के लोगों ने ज्यादा करा है। जितना भी इन्वेंशन हुआ है यूरोप में ने करा है, अमेरिका ने करा है, ठीक है। भारत के पास इन्वेंशन के नाम पर बहुत कम चीजें मिलता है।
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोबेल पुरस्कार की बात की थी कि नोबेल प्राइज भारत में बहुत गिने चुने लोगों को, आज तक अगर मैं बात करूं तो 15 से 17 लोगों को मिला है। लेकिन आपको जानकर भौचक्कापन होगा कि यूरोप में एक छोटे से गांव में रहने वाली मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी का हस्बैंड, मैडम क्यूरी की बच्ची और मैडम क्यूरी का बच्चा, 4 लोग हैं। ठीक है, आपको जानकर भौचक्कापन होगा कि चारों लोग को नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। ठीक है, अब सोचिए एक छोटे से गांव में, एक यूरोप में, एक घर में 4 लोग नोबलिस्ट हैं, मतलब नोबेल प्राइज लेकर बैठे हुए हैं। और भारत में अगर अभी ढूंढने निकलिएगा तो आपको इतने सालों में ढूंढने के बाद क्या मिलेगा कि 15 से 17 लोग अभी तक नोबेल प्राइज लेकर आए हैं। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम नहीं होता है। हमारी सरकार क्या करती है, रिसर्च के लिए पैसा ही नहीं खर्चा करती है। तो अभी क्या कर दिया है सरकार ने कि अगर आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं और सीएसआईआर का पेपर क्रैक करके अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको फेलोशिप के रूप में, मतलब आपको छात्रवृत्ति के रूप में, आपके खर्चे को वहन करने के लिए सरकार क्या करेगी, आपको 10,000 रुपए देगी, जिससे आप क्या कर सकेंगे, कुछ रिसर्च कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कुछ रिसर्च करा और ऐसा रिसर्च करा, ठीक है, कि उसका जो है वर्ल्ड लेवल पर बहुत क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो इससे क्या होगा, भारत को पेटेंट कराने पर उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे यहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। और यहाँ का जो फ्रेश माइंड है वो काम किसके लिए करता है, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए। और वहाँ काम करके वो क्या करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं और उसका पेटेंट कौन करता है, वहाँ का कंट्री करता है। और उसी चीज को बनाकर वो फिर हमें यहाँ भारत में लाकर बेचता है और उसके लिए वो पैसा लेता है। जबकि अगर वो बच्चा यहाँ रहकर यहाँ रिसर्च किया रहता तो उसे क्या मिलती, यहाँ का, भारत का वो पैसा जो है भारत में रहता और ये प्रोडक्ट बनकर कहाँ बिकने जाता, विदेश में बिकने जाता, जिससे हमें क्या मिलता, बाहर का करेंसी मिलता। ठीक है, विदेश में हमारे नाम होते। जैसे मैं एक बताऊं छोटी सी बात आपको कि रिसर्च के नाम पर अगर मैं बोलूं आपको कि शशि थरूर की वाइफ जो थी यहीं पर दिल्ली में मरी हुई पाई गई थी। ठीक है, हुआ क्या कि जब वो मरी पाई गई तो उनका ब्लड में या फिर जैसे वो मरी, ठीक है, आज तक किसी ने पता ही नहीं लगा पाया कि वो मरी कैसे। ठीक है, और ये बात प्रूफ नहीं हो पाया कि वो कैसे मरी, इसलिए आज तक कोई जो उनको मारा है वो भी पकड़ा नहीं गया। ठीक है, अब इस चीज को ना रिसर्च करने के लिए दूसरे जगह भेजा गया, दूसरे कंट्री में, राइट, ताकि कोई पता लगा सके कि इनके ब्लड में कैसे क्या क्या चीजें मिली थी जिसके वजह से ये मारी गई। तो अगर रिसर्च में हमारा अच्छा काम रहेगा, हम अच्छा रिसर्च कर सकेंगे, तो हम ऐसी चीजों को विदेश क्यों भेजेंगे, हमारे बच्चे यहीं पर रिसर्च करके बता देंगे कि इन्हें किस तरह से मारा गया है या कैसे इनकी हत्या की गई है। ठीक है, इन सब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग हत्या करने को अच्छा मान रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, राइट, लेकिन हत्यारा तो पकड़ा जाना चाहिए ना, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे, राइट। तो इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इस बार क्या करा है, ठीक है, 10,000 फेलोशिप देने का वादा करा है इस बजट में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीनी बैंक फॉर क्रॉप्स जरपम प्लाजम, ठीक है, अब क्या है, इन्होंने बोला है कि जीनी बैंक दे देंगे भाई। ठीक है, जीनी बैंक मतलब कि थोड़े बहुत पैसे हम आपके लिए अरेंज कर देंगे। किसके लिए, तो आपके जो क्रॉप्स हैं, जो आप बीज, जो आप धान का है, जैसे पैडी होता है, धान का बीज को पैडी बोलते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या हो सके, आपको इजीली मिल सके, इसके लिए एक हम बैंक दे देंगे आपको, ताकि आपको कहीं भी बीज लेने में प्रॉब्लम ना हो। और इस बजट में इस पर भी बात कही गई है और करी गई है, राइट। दूसरा क्या है, ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल डिजिटल
रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप। क्या है कि देखो, जितने भी हमारे मनुस्क्रिप्ट हैं, जैसे आप देखे होंगे कि पुराने हमारे जो वेदा लिखे गए हैं, राइट, उनको बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। उसके लिए उनको क्या, संस्कृत पढ़ना पड़ता है, या कुछ और लैंग्वेज में लिखा है तो वो पढ़ना पड़ता है। तो इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, हमें ज्ञान मिलता है। तो इसको क्या करने के लिए, जल्दी से जल्दी अगर पढ़ा जाए तो उस पर रिसर्च हो सके, उस पर काम हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया है और इसके लिए पैसा भी देने का काम रखा है। ठीक है, चलते हैं नेशनल, आगे क्या है, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन। क्या है इसमें, जियो स्पेशियल मिशन में क्या है, टू डेवलप फंडाशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा यूजिंग पीएम गति शक्ति, फैसिलिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली कि देखो, जितने भी हमारे पास क्या है कि ये लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और क्या है कि जितने भी हमारे अर्बन प्लानिंग हैं, ठीक है, उनका डिजाइन है, उनका प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब कैसे इसको नए रूप में रखा जाए, इसके लिए भी इस बार बजट में आपको रखा गया है और पैसा पास किया गया है। ठीक है, मैं जैसे थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात चलेगी तभी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा गया प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए क्या लिखा गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। क्यों चलाया गया है और कैसे चलाया गया है ये देखते हैं। लिखा है विथ सेक्टरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर factoring support and support to MSME to tackle non-tariff measures in overseas market। ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा कि अभी जैसे ही हमारे मोदी सर के जो दोस्त हैं अमेरिका में, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही दूसरी बार अमेरिका के क्या बने, प्रेसिडेंट बने, वो प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने बोला कि जो भी ब्रिक्स के कंट्री हैं, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो 5 कंट्री हैं, ठीक है, इन पर वो टैरिफ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा कि जो हम यहाँ से व्यापार वहाँ कर रहे हैं उनके पास, ठीक है, उनको तो टैरिफ से पैसा मिल जाएगा, राइट, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट का उस मार्केट में उतना पैसा ना मिलने की वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है अगर वो प्रोडक्ट उतने में वहां उस कंट्री में नहीं बिका तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ऐसा किसने करा, डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए, ठीक है, इस टैरिफ को कम करने के लिए इस बजट में हमने रखा है कि जिस तरह का जो भी अगर टैरिफ से संबंधित कुछ टेंशन हो रही है दो कंट्रियों के बीच में, तो इस बजट से उनको सपोर्ट किया जाएगा। आ रही बात समझ में, चलिए आगे है भारत ट्रेड नेट। ये क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ट्रेड नेट BTN for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solution, support for invest इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल सप्लाई चेन्स। सिंपल सी बात है, वही बात है कि भैया हम क्या करेंगे, इस तरह का एक भारत ट्रेड नेट बना देंगे, ठीक है, जिससे जिस तरह का भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उस पर सारी क्या होगी, निगरानी रखी जाएगी, और निगरानी रखी जाएगी तो हमें पता रहेगा कि कौन से सेक्टर में
हम बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट उस सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं तो अगले बजट में उस सेक्टर पर ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक भारत ट्रेड नेट बना दिया है, ठीक है, जिससे ये पता चलता रहे कि हमें जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी होने के साथ साथ कितने और हमें काम करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी एज गाइडेंस टू स्टेट्स फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इमर्जिंग टीयर 2 सिटीज। ये क्या है कि जितने भी स्टेट हैं जो ग्लोबल लेवल पर अपना जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी इस बार बजट में पैसा दिया गया है। जैसे मैं बात करूं, आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश का नाम, तो वो क्या है, समुद्र से किनारे है, ठीक है। तेलंगाना है, ठीक है, आपका केरला है, इधर गुजरात है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये सब जितने स्टेट हैं ये हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसे स्टेट को इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बजट में इनके लिए अलग से ना सपोर्ट लेकर आई है, ताकि उनको क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके और वो एक्सपोर्ट को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है। और वही सिंपल कहानी फिर से बता रहा हूं कि एक्सपोर्ट होएगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हमें पता चलेगा कि हम वर्ल्ड में कितने बड़े इकोनॉमी पर टिके हुए हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, आपने सुना होगा कि वर्ल्ड में पहले नंबर पर जो है वो कौन है, यूएसए है। कैसे, इकोनॉमी वाइज, पैसे वाइज, ठीक है। कितने की इकोनॉमी है इनकी, तो इनकी इकोनॉमी है 26 ट्रिलियन की। कितने की है, 26 ट्रिलियन की। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपको बता दूं तो वो है चाइना। कौन है, चाइना। तीसरे नंबर पर कौन है, तो आपको बता दूं जर्मनी। कौन है, जर्मनी। चौथे नंबर पर कौन है, तो ये है जापान। और पांचवें नंबर पर कौन है, तो ये है हमारा इंडिया, ठीक है। और आपको जानकर भौचक्कापन होगा कि यूएसए के पास जो इकोनॉमी है कितनी है, 26 ट्रिलियन की है। चाइना के पास कितनी है, 17 ट्रिलियन की है। और जो हमारे पास इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी है अभी 3.9 ट्रिलियन की। और हमने इसका टारगेट रखा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। कब तक, तो 2030 तक। मतलब अभी हमें 5 साल और काम करने की जरूरत है, तब हम जाकर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। और उससे बाद हम क्या कर सकेंगे, यहाँ धीरे धीरे बढ़कर हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। सोचो, अमेरिका 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी है, लेकिन जनसंख्या में वो कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन, भारत। दूसरे नंबर पर कौन, तो चाइना। तीसरे नंबर पर कौन, यूएसए। चौथे नंबर पर कौन, ब्राजील। और आपको जानकर भौचक्कापन होगा कि हमारा जो यूपी एक क्या है, स्टेट है, वो ब्राजील को जनसंख्या में पीछे छोड़ देता है। क्योंकि यूपी की जनसंख्या है 24 करोड़। कितना है, 24 करोड़। तो एक यूपी हमारा स्टेट जो है वो एक बहुत बड़े ब्राजील कंट्री को, जो वर्ल्ड वाइड जनसंख्या वाइज चौथे नंबर पर है, उसको पीछे छोड़ देता है। और पैसे के मामले में हम 5वें नंबर पर हैं। हमें पहले नंबर पर जाने के लिए बहुत एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, बहुत प्रोडक्शन करने की जरूरत है। हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना हमें और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम अपना एक्सपोर्ट क्या कर सके, बढ़ा सके। और जितना एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारे पास पैसा जो है फॉरेन रिजर्व के रूप में जमा होगा। और उसी के बिहार पर हम क्या कर सकेंगे कि पैसे को छाप सकेंगे। और उतने पैसे छाप कर फिर हम क्या करेंगे, अपने पब्लिक में क्या करेंगे, उस पैसे के इनफ्लो को बढ़ाएंगे। तभी हमारा देश का क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ठीक है।
और देश का पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इस पे काउंट किया जाता है, ठीक है, ट्रिपल पी में, पीपीपी। इसकी अगर बात करें तो पीपीपी का मतलब यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, यहाँ मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब किसी भी सामान को परचेज करने का पावर किसी कंट्री के एक व्यक्ति के पास कितना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये मॉडल डिसाइड करता है, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे में लिखा है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, ठीक है। अब क्या दे रहा है कि वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब समझते हैं, अगर हिंदी भाषा में और पूरे एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो आपने सुना होगा कि दुकान और फिर गोदाम, ठीक है। तो ये वही गोदाम है जो क्या करता है, जो बड़े बड़े बैगन को क्या करता है, छुपाकर रखता है। तो इसके लिए क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? एयर कार्गो फैसिलिटी मिलने वाला है, ठीक है। और इसके लिए बजट में पैसा लेकर आया गया है कि इतने बतने बड़े बड़े, ठीक है, वैगन को, जो देखते हो किसी मूवी में, अभी एक मूवी आया था पुष्पा मूवी, पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन ऊपर जो बहुत बड़े बैगन पर टंग कर रहता है और बहुत सारे बैगन उसमें टंगे रहते हैं, और जैसे ही एक गिरता है ऐसे, उस पर लिख जाता है क्या? पुष्पा। और फिर क्या लिखता है? झुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो वैगन होता है, इसके लिए इस बार बजट में क्या किया गया है? इस बजट बैगन को रखने के लिए एक फैसिलिटी दी गई है, और उस फैसिलिटी को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, क्या है? तो एयर कार्गो फैसिलिटी दिया गया है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे है रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, राइट। रिफॉर्म एज द फ्यूल्स में क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। क्या है? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ SGS members and people in rural areas, SHG members and people in rural areas। दूसरा क्या है? NABFID to set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure। थर्ड है revamped central KYC registry to be rolled out in 2025। rationalization of requirements and procedures for speedy approval of company mergers। FDI for insurance sector will be raised from 74% to 100%। FDI की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने एफडीआई तो सुना होगा, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या होता है? FII। क्या होता है? FII। इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है तो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब भी कोई कंपनी, ठीक है, पैसा भारत में इन्वेस्ट करेगी तो किसके थ्रू करेगी? FDI के थ्रू करेगी। किसके थ्रू? FDI के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी, पार्टिकुलर आदमी अगर भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो किसके थ्रू करेगा? FII के थ्रू, जिसको बोलते हैं क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है? तो अंतर ये होता है कि ये कंपनी जब भी पैसा लेकर आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर आती है, और कोई व्यक्ति जो पैसा लेकर आता है वो किसके लिए लेकर आता है? तो शॉर्ट टर्म के लिए लेकर आता है। मतलब आज पैसा लगाया है तो ये कल पैसा लेकर जा भी सकता है, इसके मूड के ऊपर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन FDI में जो अमाउंट होता है वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे यहां पर बोल रहा है कि FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस,
तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई है वो 74% से बढ़ाकर ये कर दिया गया है कितना, 100%। कितना परसेंट कर दिया गया है, 100%। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अगर 100 रुपया पहले लगाती थी, ठीक है, तो 100 रुपया में, ठीक है, जो उसका इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता था, ठीक है, वो क्या होता था, पहले सिर्फ 74 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता था, ठीक है, और 26 रुपए का कंट्रीब्यूशन किसका होता था, वो इंडिया की कंट्री का होता था। मतलब दोनों मिलकर काम करते थे। जैसे मैं एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा आपको, आपने नाम सुना होगा मैक्स बूपा। मैक्स बूपा आपने सुना होगा, बजाज आलियांज आपने सुना होगा, आईसीआईसीआई लुम्बार्ड, ठीक है। तो ये जो दो कंपनियां हैं मैक्स और बूपा, मैक्स जो है इंडिया की है और बूपा जो है कहां की है, विदेशी है, ठीक है। मतलब दूसरे कंट्री की पैसा आकर कहां लगा हुआ है, कितना, 74% कहां लगा हुआ है, इंडिया में लगा हुआ है। मतलब 100 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इनका इसमें जो इन्वेस्टमेंट है कितना है, 74% है, ठीक है। और इंडिया का जो मैक्स का है वो कितना है, 26%। हालांकि मैं इस बात को क्या करता हूं, थोड़ा सा काटता हूं, इतना विदेशी कंपनियों को ना इंश्योरेंस में इतनी जो है सुविधा नहीं देनी चाहिए, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि इतना पैसा क्या कर सके, वो यहां पर लगा सके। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर ये 74% पैसा लगा रहे हैं और अभी तो इस बार 100% कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, अगर किसी कंपनी का शेयर आपके पास 51% है तो मालिकाना हक भी किसके पास होगा, आपके पास होगा, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि एफडीआई जब आया कब, तो 1991 में, ठीक है। 1991 में कब, जब हमारे ऊपर एलपीजी जो है थोपा गया। एलपीजी मतलब यहां पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहां मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब है ये कि जब 1991 में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, तो इनके ऊपर इवेनो ने क्या करा कि इस नीति को थोपा। थोपा मतलब कि आपको इसको, एलपीजी को क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना ही करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा, क्योंकि हम 1947 से लेकर 1991 तक हमने क्या करा, किसी भी विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया, इसके पीछे रीजन था, एक बार व्यापार करने के नाम पर ही ये लोग इंडिया आए थे। और याद होगा आपको हमारे साथ फिर इन लोगों ने क्या करा था, 200 साल तक हमारे ऊपर कोड़े बरसाए, 200 साल तक हम इनके आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते थे, 200 साल तक आप टोपी नहीं पहन सकते थे, 200 साल तक आप इनके साथ स्कूल में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो हमारा जो डर था वो बहुत अच्छा वाला डर हमारे अंदर बैठा हुआ था। इसलिए 1947 से लेकर 1991 तक हमने क्या करा, किसी विदेशी कंपनियों को इंडिया में घुसने नहीं दिया। क्यों नहीं घुसने दिया, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये फिर से घुस गए, ठीक है, तो हमारा जो पहले बुरा हाल हुआ था फिर से हमें वैसे ही लड़ाई करके देश को आजाद कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हमें पता चलता है कि भैया 1947 से लेकर 1951 के बीच में हमारा देश जो है, ठीक है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लग जाता है
क्योंकि विदेशी कंपनी को अगर हम घुसने नहीं देते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और किसी भी इकोनॉमी में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो वहां की इकोनॉमी कैसी हो जाती है, क्लोज इकोनॉमी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया, ठीक है, वहां पर इकोनॉमी कैसी है, क्लोज इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पायरेट्स हैं। कहां पर पायरेट्स हैं, तो समुद्र में क्या करते हैं, अपना झुंड बनाते हैं और किसी जहाज को लूटते हैं और उसके बाद खाना पीना उसका खाते हैं और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको लूटकर फिर दूसरे जहाज के लिए चल लेते हैं। मतलब उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, प्रोडक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ मकसद है क्या, कि समुद्र में चलने वाले जहाज को लूटें, उनका क्या करें, पैसा लें, उनका शोषण करें, उनको मार दें और उसके बाद फिर दूसरे जहाज पर चले जाएं। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप हाँ कर हमें प्रोत्साहित करने का ना, और हमें इनाम देने के रूप में, एक शेयर करने के रूप में ना, इसको करने का कोशिश कीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में और भी चीजें आपके लिए लेकर आ सकूं। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात है कि अगर आपका कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी कैसी हो गई, क्लोज इकोनॉमी हो गई, मतलब बंद अर्थव्यवस्था हो गई। तो हमें 1991 में ये लगने लगा कि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए हमने डिसाइड करा कि अब हम क्या करेंगे, कि अब हम इस को अप्लाई नहीं होने देंगे। और उस टाइम हमने क्या 1991 में एफडीआई को आने दिया, मतलब लिबरलाइजेशन को आने दिया, प्राइवेटाइजेशन को आने दिया, ग्लोबलाइजेशन को आने दिया। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है, तो कहानी यहीं से शुरू होती है आपकी, कहां से, प्राइवेटाइजेशन से। पहले सिर्फ सरकार जो है कंपनी बना सकती थी, कंपनी चला सकती थी, ठीक है, जिसका नाम दिया जाता था पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, लेकिन अब आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां जो हैं प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। और यही रीजन है कि जब इनका प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ये क्या हो गई, प्राइवेट लिमिटेड हो गई। मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि अब आप कोई भी एक सिंपल आदमी, 5 आदमी मिलकर, 2 आदमी मिलकर एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन इससे पहले क्या प्रॉब्लम होता था, इससे पहले प्रॉब्लम यह होता था कि पहले हम लिबरल नहीं थे। लिबरल नहीं थे मतलब हम बहुत सख्त थे, हम किसी को इंडिया में आने नहीं देना चाहते थे। क्यों नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर वो फिर से आ गए तो फिर से हमारी कहानी पीछे वाली चली जाएगी और फिर से हम क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। फिर से हमें फाइट करना पड़ेगा, फिर से हमें वो क्या करना पड़ेगा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ेगा, फिर से हमें वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ेगा, फिर से हमें वो, ठीक है, बंग भंग आंदोलन चलाना पड़ेगा, फिर से हमें वो प्लासी का युद्ध करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह की चीजें ना करनी पड़े, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कि इस सिस्टम को, ठीक है, अच्छे से बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, अच्छे से, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट में ना हो, उनके अगेंस्ट में हो। हम व्यापार भी करें, उनका पैसा भी लें और हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा कि हम लिबरलाइज हो गए। मतलब लिबरल हो गए मतलब क्या, कि अब कोई भी विदेशी कंपनी अब हमारे इंडिया में काम करने आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि अब उसको एनओसी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पहले हम क्या करते थे, पहले जाओ पानी के एनओसी लेकर आओ, फिर जाओ बिजली का एनओसी लेकर आओ, ठीक है, फिर जाओ ना फायर का एनओसी लेकर आओ ना। अभी देखा होगा आपने मुखर्जी नगर में ना, कुछ बच्चे, क्या हुआ कि आग लगने से नीचे गिरे, और क्या हुआ कि आग लगने के बाद एमसीडी जो है वो फौरन इस मुद्दे पर आई कि भैया अब जिसका एनओसी नहीं होगा हम उसको पढ़ने नहीं देंगे, हम उनको पढ़ाने नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे उसमें क्या हो जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे। लेकिन ठीक है,
उन्होंने फिर बोल दिया कि अगर आप 25 से 60 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो हम आपको इजाजत दे देंगे, आप पहले जितना ऐसे 3-3 हजार बच्चे भर भर कर नहीं पढ़ाएंगे। तो पहले जैसा ही, जो पहले हम लिबरल नहीं थे अब हम लिबरल हो गए। अब हम बोले कि आप आओ, हम पानी का एनओसी आपको जल्दी दे देंगे ना, ट्रांसपोर्ट का एनओसी बहुत जल्दी दे देंगे। अब हम लिबरल हो गए हैं, आप आओ काम करो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर पैसा लगाओ और आप पैसा कमाओ और हम भी क्या करेंगे, फॉरेन रिजर्व आपका रखकर हम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। आगे बात समझ में? तो हम क्या हो गए, लिबरल हो गए। उसके बाद फिर हम क्या हो गए, प्राइवेटाइज हो गए। और अब हमारे लास्ट क्या है, ग्लोबलाइज होना। मतलब अब हमारा सामान भी विदेश में बिक सकेगा। और हमने क्या करा, एक पैक्ट पर साइन करा। और यही कारण है कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया में आता है तो सिर्फ हम क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि चाइना का सामान नहीं खरीदना है। मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। मतलब हम चाइना का सामान को, आपके दिमाग में आता होगा कि अगर इंडिया में आने ही ना दें तो अवेयरनेस क्यों फैलाए, ठीक है। तो हम इस बिहाफ पर चाइना के सामान को नहीं आने से रोक सकते, क्योंकि हमने क्या करा है, ग्लोबलाइजेशन पर साइन कर रखा है। कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर बिजनेस करेगी ही करेगी, और हम उसमें, हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने इस पर साइन कर रखा है। हाँ, किस पर, एलपीजी पर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं कि चाइना का कोई भी सामान हमें नहीं खरीदना है। इससे क्या होगा कि जो भी चाइना का सामान इंडिया में आएगा उसको एक्साइज ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, जिससे भारत सरकार का चाइना का जो करेंसी है वो मिल जाएगा। और अगर वो इंडिया के लोगों ने नहीं खरीदा तो क्या होगा, फिर वापस चला जाएगा। तो अगर वापस चला जाएगा तो उनका सामान वापस चला गया, हमें टैक्स भी मिल गया और उनकी सामान भी बेकार हो गई, मतलब हमने खरीदा नहीं। यही एक रीजन और भी था, जब अमेरिका ने क्या करा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जैसे 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और क्या नागासाकी पर बम गिराया था, उसके बाद अमेरिका ने, हाँ, मीठा संतरा जो है, जापान के लोगों को खाने के लिए भेजा, ठीक है। लेकिन जापान के लोगों ने क्या करा, उसको मार्केट से खरीदा ही नहीं। तो क्या हो गया, वो वैसे ही मार्केट में क्या हो गया, सड़ गया, खराब हो गया। तो जापान की जो गवर्नमेंट है उसको क्या मिला, वहां का टैक्स तो मिल गया, किसका, जो कस्टम ड्यूटी होता है, ठीक है, जो एक्साइज ड्यूटी होता है। लेकिन लोगों ने सामान नहीं खरीदा, इसलिए वो सड़ गया, इसलिए अमेरिका का पूरा ना क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि इस बार अगर गवर्नमेंट ने क्या करा है, ये एफडीआई लाया है 100%, किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में। तो अब कोई विदेशी कंपनी आएगी तो वो पूरा 100 का 100 रुपया इंडिया में लगा सकती है। उसको किसी भी ना मैक्स की, बजाज की और आईसीआईसीआई की जरूरत नहीं है। मतलब बूपा पूरा 100 रुपया लगा सकता है, अलाइन जब पूरा 100 रुपया लगा सकता है, लुम्बार्ड अब पूरा 100 रुपया लगा सकता है। पहले उनको यह अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये पैसे लेकर भाग गए, इंश्योरेंस का पैसा है। और इंश्योरेंस का पैसा तो तभी मिलता है जब आप क्या होते हैं, आपका एक्सीडेंट हो या फिर आप मर जाएं। तो किन को मिलता है, आपके घर वालों को मिलता है। समझ में आ रही है बात? तो अगर वो पैसा लेकर भाग जाता है कंपनी, तो इसमें जो बेचारे, जो उनकी फैमिली है, उनको दिक्कत होगा। इसलिए मैं इस एफडीआई के विरुद्ध हूं, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी गरीब आदमी का क्या हो, नुकसान हो, ठीक है। आप एफडीआई देखिए, मैं बताता हूं आपको, देखिए एफडीआई जो है रिटेल सेक्टर में गवर्नमेंट ने 49% दे रखा है। कितना दे रखा है, 49%, ठीक है।
मतलब कोई भी विदेशी कंपनी अगर यहाँ आती है तो सिर्फ उसको कितना पैसा लगाना है, सिर्फ 100 रुपये में 49 रुपये लगाना है। मतलब मालिकाना हक उसको नहीं मिलेगा। मालिकाना हक किसके पास रहेगा, इंडिया के लोगों के पास। बीच में एक बार पिछले बजट में बहुत हल्ला हुआ था कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई जो है बढ़कर 51% होने वाला है। ठीक है, अगर ये रिटेल सेक्टर में एफडीआई बढ़कर 51% हो जाता तो क्या होता कि जो अमेरिका का एक कंपनी है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, वॉलमार्ट। क्या नाम है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट, ठीक है, ये क्या करता है, रिटेल सेक्टर में डील करता है। ठीक है, जैसे विशाल मेगा मार्ट इंडिया में है, ठीक है, रिलायंस का ट्रेंड्स है इंडिया में है, ठीक है, वैसे ही वॉलमार्ट अमेरिका में रिटेल सेक्टर में डील करता है। जैसे ही उसने सुना कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई 51% होने वाला है, ठीक है, वो ऐसे मुंह बार कर क्या था, खड़ा था कि अब मैं इंडिया में जाऊंगा, ठीक है, और सारा जितना रिटेल का सामान है, ठीक है, सबको वेयर हाउसेज में रख दूंगा, ठीक है, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, अपने हिसाब से बेचूंगा। जैसे मैं बात करूं कि मान लो आपको आलू अभी मिल रहा है 30 रुपए केजी। कितने रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपए केजी। और वॉलमार्ट आता और सारा आलू को क्या कर लगता, अपना वेयर हाउसेस में, अपने गोदाम में स्टोर करके रख लेता। अब मार्केट में कहीं भी आलू नहीं मिलेगा तो आप लास्ट में कहां जाओगे, उसी वॉलमार्ट के दुकान पे जाओगे जो इंडिया में अब अमेरिका से बेचने आया है। ठीक है, अब वहां लेने जाओगे तो क्या आलू आपको वो 30 रुपए में देगा, नहीं देगा। ठीक है, इसलिए हाँ, इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या करा कि रिटेल सेक्टर में किसी को ना 51% शेयर दिया ही नहीं, मतलब वो मालिकाना हक ही नहीं दिया जिससे वो क्या कर सके, फिर से हमारे ऊपर रूल्ड करने जैसा कोई काम कर सके। आगे बात समझ में। तो ये कितना रिटेल सेक्टर में रखा इन्होंने, ओनली 49%। ठीक है, ताकि मालिकाना हक उनको ना मिले। आगे बात समझ में। चलो तो दूसरे सेक्टर पे बढ़ता हूं। दूसरे सेक्टर में है आपका कौन, तो आपने सुना होगा बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में भी एफडीआई कितना गवर्नमेंट ने रखा, ओनली 49%। कितना रखा, ओनली 49%। ठीक है, और इस 49% से फिर से मैं वही बात बता रहा हूं कि मालिकाना हक अगर नहीं मिलेगा तो बैंकिंग सेक्टर में भी क्या रहेगा, इंडिया को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब 100 रुपए में उनको कितना लगाना है, सिर्फ 49 रुपए लगाना है, बाकी 51 रुपया किसका पैसा रहेगा, इंडिया के लोगों के पास रहेगा। मतलब इंडिया की जो कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, इनके पास रहेगा। एक चीज और आपको बता दूं कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, प्राइवेट बैंक हैं। इसको कभी भी सरकारी समझने की कोशिश आप ना करें। इंडिया में सरकारी बैंक सिर्फ एक ही है, वो है कौन, आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब बना था, तो 1935 में। कब, तो 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल क्यों, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। याद रहेगा आपको। चलो तो आगे के बाद में मैं बात चलता हूं एफडीआई के रूप में और बताता हूं कि नेक्स्ट सेक्टर जो है, आपने सुना होगा, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने एफडीआई दे रखा है कितना, 100%। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो आप बोल रहे हैं कि 100% दे रखा है, अगर ये लेके फिर से कंपनी भाग गया तो, नहीं, लेकर नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा डेवलप हो रहा है। हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, मॉल बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, रोड बन रहा है। क्या वो कंपनियां जाएंगी तो ये सब चीजें उठाकर लेकर चली जाएंगी, नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एफडीआई रखा है, कितना रखा है,
100% रखा है, ठीक है, ताकि किसी का ना अगर उनको जाने का भी मन करे तो वो चले भी जाएं तो हमारा कोई नुकसान ना हो। आगे बात समझ में? ऐसे ही आप लोग बता सकते हो, आप सिंपल से कि बताओ एजुकेशन सेक्टर में एफडीआई कितना है, तो आप फिर से बोल सकते हो कि हमारा जो इंडिया है, हम खुद पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करते हैं कि नर्सरी से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देंगे सर्व शिक्षा अभियान के रूप में, ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ाने के खुद खर्चे करने पड़ते हैं, और जिसमें हमारा एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21A में आता है। किसमें? 21A में। तो अगर हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं और विदेश का कोई कंपनी आकर पैसा लगाए, तो क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें कोई तकलीफ होगी? नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में कितना कर दिया है? टोटल कर दिया है कितना? 100%। कितना कर दिया है? 100%। मतलब इसमें एफडीआई कितना है एजुकेशन सेक्टर में? 100%। अगला मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि हेल्थ में जो है वो कितना एफडीआई है। तो मैं समझ सकता हूं आप बता पाएंगे। अगर यहाँ का हेल्थ सही होता है हमारे लोगों का तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हेल्थ में एफडीआई हमने कितना दे दिया? गवर्नमेंट ने हमें 100% दे दिया है। ये बात याद रहेगा आपको। तो ये जो सेक्टर है जो किस पर बात कर रहा है? एफडीआई के ऊपर, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एफडीआई क्या होता है, कैसे पैसा भारत में आता है, ठीक है, कितना इस पर काम करने की हमें जरूरत है। और इसके लिए जो बजट में इस बार जो हुआ है, मैं थोड़ा सा नाराज हूं कि हमें इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर बीच में कोई कंपनियां अगर लेकर भाग जाती है, जैसे ये बुपा है, अलायंस है ना, लुम्बार्ड है, तो हमारे जो लोग हैं, भाई बहन हैं, जो बहुत मेहनत से करके इंश्योरेंस खरीदते हैं, ठीक है, उनको बड़ा तकलीफ होगा। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां उनको क्या करती हैं? लुभावने वादे दे देकर उनको बड़ा ना अच्छे से समझाकर उनका पैसा ठग लेती हैं और फिर उनको बड़ा तकलीफ होता है। तो मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि हमारी खुद की ना भारत सरकार की जो एलआईसी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़कर नहीं भागेगा, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। इनडायरेक्ट मतलब अगर मैं बात करूं, देखो इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स हम उसे कहते हैं जो डायरेक्टली इम्पोज होता है गवर्नमेंट टू द पीपल। अगर डिफिनेशन की बात करूं तो एनीथिंग विच इज डायरेक्टली इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स, आपके गिरबान को तुरंत गवर्नमेंट पकड़ लेता है कि बेटा जमा करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी कोई आपके जेब पर हाथ डाले ना, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इंडिया में 5 तरह के डायरेक्ट टैक्स हैं। इनको छोड़कर जितने भी टैक्स हैं सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो आप याद कर लेना डायरेक्ट टैक्स में क्या। सबसे पहले इनकम टैक्स, दूसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्स, तीसरा हाउस रेंट टैक्स, चौथा कैपिटल गेन टैक्स, पांचवा अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में आप लिख सकते हैं KBC। कौन बनेगा करोड़पति? हॉर्स राइडिंग,
अगर घुड़सवारी में भी पैसा आप जीतते हैं तो आपको टैक्स देना होगा, और वो टैक्स किस में काउंट होगा? डायरेक्ट टैक्स में। कौन बनेगा करोड़पति में? आप अमिताभ बच्चन को हॉट सीट पे बैठे हैं और जीत गए 5 करोड़, तो आपको भी क्या मिलेगा? आपको भी इस पर टैक्स देना होगा, और वो टैक्स कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लॉटरी में भी पैसा जीत जाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। ठीक है। इसके अलावा आप कसीनो में जाते हैं और पैसा जीतते हैं तो भी आपको क्या करना होगा? टैक्स देना होगा, और वो कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। वैसे कसीनो जो है इंडिया में अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि आप भारत की धरती पर कसीनो नहीं चला सकते। ठीक है। तो लोगों ने बोला ठीक है, धरती पर नहीं चला सकते ना, लोगों ने जाकर गोवा में पानी में खोल दिया। ठीक है। आपने देखा होगा, नाम है गो डैडी। क्या नाम है? गो डैडी। अब छोटे छोटे यॉट जो है बड़े गो डैडी वाले यॉट पर ले जाकर आपको छोड़ देंगे, और वहां पर आप जेम्स बॉन्ड की तरह कसिनो में क्या कर सकते हैं? जुआ खेल सकते हैं, या और भी कोई गेम है, या ऐसे गोल घुमाने वाला गेम हो, उसमें आप खेल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, तुम पानी में चलाओ, हवाई जहाज ऊपर हवा में चलाओ, हमको उससे मतलब नहीं है, तुम्हें टैक्स देना होगा, और कसीनो से कमाए हुए पैसे पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स लगेगा। ठीक है। आपने सुना होगा ड्रीम 11। आजकल बच्चे नहीं ड्रीम 11 पे पैसा लगाते हैं, 50 रुपए लगाते हैं, और रात के 10 बजे तक इंतजार कर रहे होते, आज तो करोड़पति बन ही जाऊंगा, और 10:30 बजे भगवान से बोल रहे होते, हे भगवान, वो मेरे 50 रुपए वापस दिलवा दो जो बचे हुए हैं। ठीक है। तो अगर आप ड्रीम 11 में भी पैसा जीतते हैं और उस पर भी आपको टैक्स देना होता है, और वो टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। आगे बात समझ में? तो ये है आपके डायरेक्ट टैक्स के रूप। जैसे अभी आपने देखा होगा एक लड़का था जो चेस में जीता था। किसमें जीता था? चेस में। चेस में उस लड़के ने कितना जीता? 11 समथिंग करोड़ रुपए जीता था उसने। ठीक है। अब उस पर निर्मला मैम ने उस पर क्या कर दिया? हाँ, टैक्स लगा दिया। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में उस लड़के के ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ रहा था, 4 करोड़ के समथिंग उसको टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन सोशल मीडिया का पावर देखिए, लोगों ने इतना उस लड़के को प्रेज करा कि लास्ट में ना निर्मला मैम ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी सर ने क्या करा? उस बच्चे का टैक्स को माफ कर दिया। ठीक है। तो अगर वो टैक्स पे करता तो कौन सा टैक्स पे करता? डायरेक्ट टैक्स पे करता। आ रही बात समझ में? मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में लिख दो एक बार यस। ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा। तो ये जो टैक्स है, ठीक है, ये 5 टैक्स जो मैंने आपको बताया, कौन सा? इनकम टैक्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्स, इसी को कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में भी बोला जाता है। हाउस रेंट टैक्स, अगर रेंट आ रहा है और आप उस पर टैक्स जमा कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट टैक्स में जाएगा। ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स, इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने और उस कैपिटल पर क्या हो गया? गेन हो गया, मतलब लाभ हो गया, तो आपको क्या करना होगा? उस पर भी टैक्स देना होगा, और वो टैक्स कौन सा होगा? कैपिटल गेन टैक्स। और किस में काउंट होगा? डायरेक्ट टैक्स में। आगे बात समझ में? और लास्ट आपको बता ही दिया मैंने अदर सोर्सेज में। ठीक है। तो इंडिया में ये 5 तरह के डायरेक्ट टैक्स हैं। इनको छोड़कर इंडिया में जितने भी टैक्स हैं सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हैं। जैसे आपको अगर मैं बोलूं जीएसटी, तो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। आपने सुना होगा एक्साइज ड्यूटी, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने सुना होगा कस्टम ड्यूटी, ये क्या है? तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? आपने सुना होगा सीन टैक्स। क्या है? सीन टैक्स। सीन मतलब होता है पाप, और भारत में पाप करने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अब बड़ा आप भौचक्केपन हो जाएंगे कि भाई पाप करने के लिए टैक्स कैसे देंगे? तो भाई याद है आपको, जब आप घर में कभी बियर पीकर या बीड़ी पीकर या सिगरेट पीकर या गुटखा खाकर ये सब घर में पहुंचते हैं, तो मम्मी क्या बोलती है आपकी? अरे पापी कैसे घर में घुस गया? अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से, पापी कहीं का ना।
तो इस तरह के पदार्थों पर अगर कोई टैक्स लगता है तो उसको बोला जाता है क्या? सीन टैक्स। क्या बोला जाता है? सीन टैक्स। और सीन टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इस तरह के प्रोडक्ट पर आपके पॉकेट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप गए एकदम जोश में, पार्टी तो करना है आपको, ठीक है, पार्टी तो करनी है ना, तो पार्टी जैसी आपको करनी है तो पार्टी करने के लिए आप जाकर तुरंत कहीं से लेकर आओगे, ठीक है, उस टाइम देखोगे यार 100 का ना, ठीक है, मिल रहा है, नहीं नहीं भैया इसमें तो पहले ही से टैक्स लगा हुआ, मैं इतना नहीं दूंगा, मुझे एक काम करो टैक्स हटा कर दो। ऐसा कभी बोलते हो? कभी नहीं, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट पर आपके पॉकेट पे प्रभाव ना पड़े और आप उसको खरीद भी लो, इस तरह के टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज anything which is indirectly imposed by the government to the people is called indirect tax। ठीक है। जैसे आपने फोन खरीदा, अब भैया फोन खरीदना है आपको, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आया है मार्केट में, और आप जाकर रात भर से लाइन में खड़े हो ना, और जैसे ही दुकान खुला आपने बोला भैया जल्दी से एक हमको फोन दे दो, और आप फोन लेकर आ गए। क्या आपने कभी ये सोचा कि इस पर कितना टैक्स लगा है, हम आपके पॉकेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जरा सा भी नहीं, जबकि सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया, ठीक है। तो इस तरह के टैक्स जिससे आपके जेब पर जरा सा भी प्रभाव ना पड़े उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और ये इन्हीं टैक्स के पैसों से आपके जो अपने भाई हैं, जो गरीब भाई लोग हैं, जो गरीब जनता है, वो जिंदा रहती है। कैसे? तो पीडीएस के रूप में। किसके रूप में? पीडीएस के रूप में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 2 रुपए केजी चावल और 3 रुपए केजी गेहूं, ये सब आपको सरकार क्या करता है, आप ही टैक्स के वसूले हुए पैसे से इन बिचारों को 2 रुपए केजी चावल और 3 रुपए केजी गेहूं मिलता है। क्योंकि बेसिक नीड्स हमारा क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा और मकान अगर हो गया इनका काम, तो फिर इसके बाद ये बढ़ते हैं अपने अगले नीड्स की तरफ। और अगला नीड्स क्या होगा? रोटी, कपड़ा, मकान होने के साथ साथ तुरंत आदमी जो करता है वो किस पे काम करता है? वो काम करता है एजुकेशन पर। किस पे काम करता है? एजुकेशन पर। और एजुकेशन के लिए भी सरकार ने आपको 14 साल तक फ्री दे रखा है, इसलिए क्योंकि उसने आपसे, आपके दूसरे बड़े भाइयों से इस रूप में और इस रूप में पैसा ले रखा है। क्योंकि हम सब बोलते हैं ना, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, और हम किसकी संतान है? भारत माता की संतान है। तो क्या भारत माता या हमारी कोई माँ और बाप जो हैं, जो छोटा भाई कुछ नहीं काम कर रहा है, तो क्या उसको भूखे रख देंगे? नहीं। तो हमारा भी घर का कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे भारत का कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारे घर के कॉन्सेप्ट पर ही भारत सरकार हमारे साथ काम करती है कि जो बच्चा जो नहीं खा पा रहा है, नहीं कमा पा रहा है, तो कमाने के रूप में उसको मनरेगा के रूप में काम दे दो, ठीक है। और थोड़ा बहुत वो पैसा कमा ले तो उसको 2 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए केजी चावल दे दो, गेहूं दे दो, ताकि वो खा सके। अब जैसे ही खा लेगा, खाने के बाद उसका अगला क्या होगा? एजुकेशन, ठीक है। अब आपने देख लिया, एजुकेशन दे दिया, तो अब उसको रहने का होगा। रहने के लिए क्या मिलेगा? इंदिरा गांधी आवास योजना, अटल बिहारी आवास योजना, ये सब गवर्नमेंट अपना स्कीम चलाती है ताकि आपको रहने, खाने पीने के साथ आपका सारा काम हो जाए। अब जैसे ही ये हो गया रहने का, खाने का, पीने का, अब आपने सुना होगा जन धन योजना के तहत आपका इंश्योरेंस भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कर रखा है कि अगर आपका कुछ एक्सीडेंट होता है तो आपको ना जन धन योजना के तहत आपका इंश्योरेंस हो रखा है, आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात, ठीक है। कुछ और हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मैं आपको एक्सेप्शन के रूप में बता देता हूं, जैसे गिफ्ट टैक्स, ठीक है। ये गिफ्ट टैक्स जो है एक्सेप्शन में है, तो इसको आप याद कर लेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्स होता है। किस लिए होता है? क्योंकि अपने कोई भी बड़ा बड़ा सामान अगर किसी को गिफ्ट में दिया है तो उस पर टैक्स भी आप ही को देना होगा, जिससे आपके डायरेक्ट पॉकेट पर आपका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गिफ्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी शादी हुआ था किसका?
मुकेश अंबानी के बच्चे का, हाँ, उनका नाम है, ठीक है, कुछ अंबानी करके, और उनकी वाइफ का नाम है, ठीक है, राधिका मर्चेंट, ठीक है। तो राधिका मर्चेंट जी को, ठीक है, अभी उनके ससुर जो कि मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने एक कार गिफ्ट दिया। तो कार गिफ्ट में दिया, तो उसका टैक्स भी किसने भरा? तो मुकेश अंबानी जी ने भरा, ठीक है। तो इस तरह के टैक्स को ना आप डायरेक्ट के रूप में, डायरेक्ट टैक्स के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट का छोटा सा फंडा, जो मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, रात बहुत हो चुकी है, तो मैं थोड़ी और आगे जल्दी जल्दी से चलकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझ पाए आप कि यहाँ पर क्या है? इधर है पूरा डायरेक्ट और इधर है पूरा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए प्रपोजल मिला है, ठीक है। क्या मिला है? तो मेक इन इंडिया के थ्रू एग्जम्पशन मिला है। कौन कौन से प्रोडक्ट पर? तो एलईडी के प्रोडक्ट पर। वही देखो, एलईडी कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा। तो विदेश से आएगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? तो जीएसटी लगेगा, एक्साइज लगेगा, कस्टम लगेगा, ये सब लगेगा। तो इस पर इन्होंने क्या बोल दिया कि हम छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। और क्या है? तो और कुछ ज्यादा मेरे को इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है। मेडिसिन पर इन्होंने छूट दिया है, और 37 मेडिसिन पर आपको छूट दिया है, जो क्या है? कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे सुबह मैं जब देख रहा था, तो मुझे यही लगा कि क्या भारत के लोग इतने कैंसर से पीड़ित हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पर वो रहा कि जितना सिर्फ कैंसर के मेडिसिन पे फोकस किया जा रहा है, वो सभी मेडिसिन पे फोकस किया जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बीमार तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ ना सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों में होते हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस हमारे जब हमारे लोगों को कोरोना जैसा बहुत सारा मतलब इतना भारी भरकम बीमारी कुछ नहीं कर पाया, तो और ही क्या ये सब कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी छोटे छोटे, जो जिसको लोग डेली बेसिस पर चीजें खरीदते हैं, उन पर ज्यादा मतलब इम्फेसाइज करना चाहिए, रेदर देन कि इतना पूरा फोकस कर दिया है किस पर? तो कैंसर पीड़ित लोगों पर। समझ रहे हैं? ठीक है। चलो, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, ठीक है, इसको आप ज्यादा रूप में ना लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है, कि इस पर क्या है कि वही 0 से 4 लाख तो कुछ भी नहीं देना है, 4 से 8 पर 5% देना है, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%। ये टैक्स का इस बार क्या है? स्लैब है, और इसी हिसाब से आपको टैक्स देने की जरूरत है। अगर आप 12 लाख से ऊपर कमाते हैं, तो अगर 12 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यहां फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 12 लाख कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12 लाख से ऊपर कमाते हैं, अब तो आपको ये टैक्स स्लैब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के हिसाब से आपको क्या करना होगा? टैक्स भरना होगा, ठीक है। इसी में डिडक्शन की बात चली है कि टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम 50 टू 1 लाख। पहले क्या था? टीडीएस पर पहले सीनियर सिटीजन को 50 लाख का क्या मिलता था? डिडक्शन मिलता था, जो अब हो गया है कितना? 1 लाख, ठीक है। एनुअल लिमिट ना 2,40,000 फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू कितना? 6 लाख, ठीक है। जो आपका टीडीएस जो रेंट पर होता था, पहले 2,40,000 था, अब उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? 6 लाख कर दिया है। आगे बात समझ में? चलो, इनकरेजिंग वॉलेंट्री कॉम्प्लायंस, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट्स ऑफ 2 ईयर्स और 5 ईयर्स। चलो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें यही सब बताई गई है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, पैसा जो है भारत के पास कहां कहां से आता है, ये आपको जानने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा है भारत कहां से लाता है? बोरविंग से। बोरविंग का मतलब क्या होता है? उधार लेना, ठीक है। तो भारत सरकार सबसे ज्यादा पैसा क्या होता है? उधार लेता है, जहां से इसको, ठीक है, हाँ, पैसा मिलता है, ठीक है। और कितना? तो 24% है ये। कितना? 24%, ठीक है।
पैसा और कहां से भारत सरकार को आता है? तो अभी मैंने बात करा इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा पैसा इनकम टैक्स से आता है। कितना? 22%। कितना है? 22%। ठीक है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, वही मैंने आपको बात करा इनडायरेक्ट टैक्स वाला। तो यहां से टोटल पैसा, मतलब अगर 100 रुपए की बात हो रही है तो यहां सिर्फ 5 रुपया पैसा जो आता है वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है। वैसे ही जीएसटी से जो पैसा आता है वो 18% आता है। कॉर्पोरेट टैक्स से जो आता है वही जो मैंने आपको बताया था बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्स, उसी को दूसरे रूप में कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, और वो क्या है? 17% है। ठीक है। 17% मतलब 100 रुपया में 17 रुपया आपको कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। ठीक है। कस्टम से 4% आ रहा है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट से 1% आ रहे हैं, और नॉन टैक्स रिसीट से कितने आ रहे हैं? 9% आ रहे हैं। ये टोटल जो है आपके, ये 100% जो पैसा है ये किस में आ रहा है? इस रूप में आ रहा है भारत सरकार को। अब ये पैसा खर्चा कैसे होता है, कहां कहां खर्चा होता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो जो हमने पैसा यहाँ बोरो किया था उसका रेट जो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम भरते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, वो टोटल हम कितना करते हैं? 20% करते हैं। मतलब 100 रुपया अगर हमने पूरे साल में कमाया, ठीक है, 100 रुपये लगाकर, तो उसमें से हम 20% सिर्फ कितना पर खर्चा कर देते हैं? ठीक है। हाँ, किस पर? तो इंटरेस्ट भरने पर खर्चा कर देते हैं। ठीक है। 4% हम पेंशन पर कर देते हैं। आपने सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन वन पेंशन, ठीक है, ये स्कीम आई थी। ठीक है ना, बट इस पर बात बनी नहीं है। तो इस पर हम जो अपने वृद्ध जो लोग हैं और जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका जो है हम 4% किस पे खर्चा करते हैं? टोटल उनके पेंशन पर खर्चा करते हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर में ना रिटायरमेंट के बाद एक बढ़िया से बैठकर ना अपना जीवन जी सके। ठीक है। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंडिचर। अदर मतलब समझ रहे हो, मतलब मिसलेनियस अकाउंट नहीं किया गया है। ये सिंपल सा बात है कि अदर लिख कर कुछ भी कर दो ना, मैं ज्यादा खोलना नहीं चाहूंगा इसको। तो ये कितना है? 8% है। ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम आपको देता है, अभी जैसे मैंने बोला ना कि आपको क्या, कि आपको गेहूं मिल रहा है, ठीक है, आपको हेल्थ के लिए पैसा मिल रहा है, आपको रोड बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, आपको घर बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। ये सब स्कीम पर जो पैसा खर्चा होता है, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है, ठीक है, उसके ऊपर खर्चा होता है कितना? 8%। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। ठीक है। फाइनेंस कमीशन मतलब हमारे जो वित्त आयोग हैं वो 8% टोटल हमारा पैसा आने का खर्चा करते हैं। ठीक है। अब इसमें पूरा फाइनेंस के अंदर जाकर पढ़ोगे तो और चीजें, 8% में टोटल कितना है ये सब आपको पता चलेगा। 22% जो टोटल पैसा हम खर्चा करते हैं किस पर? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज पर करते हैं। ठीक है। मतलब हम जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको पैसा जाता है, टोटल पैसा में से कितना? तो 22% जाता है। ठीक है। डिफेंस के ऊपर हमने टोटल पैसा जो खर्चा किया है कितना? 8% किया है। कितना किया है? 8%। और डिफेंस में इस बार बजट में कितना पैसा आया है वो अभी मैं आगे दिखाऊंगा क्या है। ठीक है। मेजर सब्सिडीज, मेजर सब्सिडीज जैसे आपने सुना होगा कि भैया हमें क्या मिल रहा है? पेट्रोल मिल रहा है खेती करने के लिए, या फिर फर्टिलाइजर मिल रहा है, उर्वरक मिल रहा है खेती करने के लिए। आप जो उर्वरक 2 रुपए 3 रुपए केजी खरीद लेते हैं, एक्चुअल में उसका प्राइस 2 रुपए 3 केजी 3 रुपए केजी होता नहीं है। वो गवर्नमेंट उसमें आपको सब्सिडी देता है, आपको छूट देता है। जो गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट देता है उसको सब्सिडीज बोलते हैं, और जो आपको लोकल कंपनियां डिस्काउंट देती है उसको आप देखते हैं बोनांजा ऑफर लिख कर देता है, ताकि आपको पता चले कि ये ह्यूज डिस्काउंट। बोनांजा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूज डिस्काउंट, राइट। तो इस तरह के स्कीम को जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है उस पर पैसा जो खर्चा होता है वो कितना होता है? 6% पैसा खर्चा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। इसको क्या कर दिया है? जो कैपिटल आउटले है और क्या है, जो डिफेंस के सब्सिडी है,
उसको छोड़कर बोला सेंट्रल सेक्टर में जितने भी स्कीम चलाए जाते हैं उस पर हम टोटल पैसा खर्चा करते हैं कितना, तो 16% पैसा खर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आपके पैसा 100 रुपया आने का और 100 रुपये जाने का। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ये रिसीट है। ठीक है, ये रिवेन्यू रिसीट है। ठीक है, जो 23 से 24 में एक्चुअल 27 पॉइंट कितना था, 3 था। और किस में, तो ये अमाउंट है लाख करोड़ में, इसको याद रखना, लाख करोड़ में। ठीक है, अब 24-25 में ये बढ़कर कितना हुआ, 31.3 हुआ। 24-25 में ये घटकर, ठीक है, फिर से कितना हो गया, 30.9 हो गया। और फिर 25 से 26 में 34.2 हो गया। तो ये क्या है, टोटल रिवेन्यू रिसीट है। ठीक है, अब रिवेन्यू रिसीट है तो कैपिटल रिसीट भी होगा, क्योंकि सरकार जहां जहां भी अपना पैसा लगाती है उसका भी रिसीट आपको सरकार के पास मिल जाएगा। कैपिटल का मतलब होता है जो भी पैसा आपने क्या करा, किसी भी ना बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पहली बार पैसा लगाएंगे उसको बोला जाएगा कैपिटल। जैसे मान लो आपने चाय का दुकान खोला, तो चाय के दुकान में जो पहली बार आपने केतली खरीदा ना, आपने चाय खरीदा, आपने क्या चीनी खरीदा, आपने क्या ना गैस चूल्हा खरीदा, ये सब आपका क्या हो गया, ये कैपिटल लगाया हुआ पैसा हो गया। आ रही बात समझ में? तो भारत सरकार ने कैपिटल रिसीट का जो ब्यौरा इस बार दिया है वो ऐसे दिया है, ये लाख करोड़ में है, तो 23-24 में 17.1 लाख करोड़ और 24-25 में 16.9 करोड़ और 24-25 में 16.3 करोड़ और 25-26 में 16.6 करोड़। ये है टोटल आपका क्या, ये कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब रिसीट हो गया तो अब एक्सपेंडिचर भी देख लीजिए। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, समझ लेना। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कि आपने जो रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना पैसा खर्चा किया, तो ये आपका टोटल ये एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब, ठीक है, जो आप पहली बार सच में उसमें क्या कर रहे हो, उस चाय को बेचने में जो पहला आपने जो चीज खरीदा उस पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ये आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है मतलब कि आप उसको कमाने में और ऊपर से कितना पैसा खर्चा किया आपने, ठीक है, वो क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलेंगे आगे, इस पीडीएफ को मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये है डिफिसिट ट्रेंड्स। ठीक है, रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, फिजिकल डिफिसिट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये था 6.7 से घटाकर इस बार कितना हो गया है, 4.4। और ये तभी और घटेगा जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। ठीक है, रिवेन्यू डिफिसिट, ठीक है, सेम वही कहानी है, 4.4 था और 1.5 हो गया है, इसको और हमें कम करने की जरूरत है। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट और उसके बाद है प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है, ये सब पूरा अगर मैं बात करूं तो डिफिसिट की ही बात है ना। और डिफिसिट तभी हमारा और कम होगा जब हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगा और हमारे पास बहुत सारी क्या होंगे, प्रोडक्शन होंगे और हमारे सामान जो है विदेश में बिकने चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंड इन नेट रिसीट ऑफ द सेंटर, टोटल ट्रांसफर्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये सारी चीजें लाख करोड़ में दी हुई है, आप इसको देख लेना, समझ लेना, मेरे को मैसेज कर देना ना कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कि इस बार हम कितना पैसा खर्चा करने वाले हैं कौन कौन से सेक्टर में, इस बजट में जो सबसे बात है इसी पर बात चल रही है कि इस बार हम कितना टोटल पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कितना, डिफेंस पर। अब यार देखो, डिफेंस की बात अगर चल रही है तो सिंपल सा बात है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ठीक है,
चाइना है, ठीक है, भूटान है, इन सबों के लिए हमें डिफेंस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर इस बार बजट में पैसे हमारे सरकार ने इस बार काट लिए हैं, कटौती कर लिए हैं। अब किस लिए किए हैं ये हमें नहीं आइडिया है। उन्होंने सोचा होगा तो बहुत अच्छा ही सोचा होगा कि इस पैसे को काट कर हो सकता है कहीं और अच्छे जगह पर खर्च कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बजट में जो पैसा था वो था इतना 5,98,270 करोड़ के अराउंड पैसा डिफेंस में पिछली बार हमें मिला था। और इस बार देख लो, इस बार पैसा सीधा घटकर कितना हो गया है, 4,91,000 करोड़ हो गया है। मतलब अगर मैं बात करूं तो 1,07,000 करोड़ पैसे की कमी आई है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। चले आगे बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव में विकास होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने पैसा इस बार दिया है 2,66,817 करोड़ रुपए, ठीक है। मतलब गांव के विकास के लिए इतना, मतलब रूरल मतलब समझ रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इस बार बजट में पैसा हमें मिला है कितना, 2,66,000। होम अफेयर्स के लिए जो पैसा मिला है कितना मिला है, 2,33,000 कितना, 211 करोड़। जैसे आपने सुना होगा कि होम अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो आईबी के लिए ना, रॉ के लिए, सीएपीएफ के लिए ना, दिल्ली पुलिस के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो पैसा मिला है वो कितना मिला है, हमें मिला है 2,33,211 करोड़ रुपए इस बार मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल फील्ड, जिस पर हमें टोटल पैसा मिला है 1,71,437 करोड़। कितना मिला है, 1,71,437 करोड़। एजुकेशन पर पैसा हमें मिला है 1,28,000। बहुत अच्छी बात है कि हमारे एजुकेशन पर हमारी सरकार जो है सोच रही है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो क्या होगा, बढ़ेगा इंडिया। सबको एजुकेशन मिलेगा तभी हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है, जो यूथ हैं, वो अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने इस बार एजुकेशन के लिए बजट क्या रखा है, 1,28,650 करोड़ रुपए। हेल्थ के लिए 98,311 करोड़ रखा है, क्योंकि हेल्थ अच्छा रहेगा, बॉडी बिल्डिंग अच्छी करेंगे हम लोग तो हम लोग मेडल ले आएंगे, और मेडल ले आएंगे तो ओलंपिक में हमें गोल्ड के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा हेल्थ करेंगे तो हम ज्यादा मेडल लेकर आएंगे। हमें सिर्फ हरियाणा पर टिकने की जरूरत नहीं है, हमारा पंजाब भी जीतेगा, हमारा बिहार भी जीतेगा, हमारे साउथ के लोग भी इसमें क्या करेंगे, हमारा उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा हमें गोल्ड मेडल लाने में। हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा रहेंगे, क्योंकि लास्ट में यही एक सीख मिलती है कि हेल्थ इज वेल्थ। मैं एक कहानी बोलूंगा। एक आदमी को जो मर रहा था और विश्व के धनी आदमियों में से वो थे, उनसे पूछा गया कि सर आप लास्ट टाइम में आप आपने आने वाले जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोला, एक तरफ पैसा रखा हो और एक तरफ हेल्थ रखा हो, तो भैया पैसा की तरफ ध्यान मत दो, हेल्थ की तरफ ध्यान दो। क्योंकि ओवरऑल उनके पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। इसलिए सरकार ने इस बार आपके लिए हेल्थ के लिए पैसा खर्चा करा है कितना, 98,311 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट की मैं अगर बात करूं तो आप समझते हैं जैसे गांव और शहर, तो ऐसा नहीं है। गांव और शहर के बीच में एक जगह और आता है जो होता है अर्बन, ठीक है। मतलब ना वो गांव है ना बहुत अच्छा शहर है, ठीक है, वो बीच का वो एरिया, ठीक है, जो ना गांव से थोड़ा सा अच्छा है और शहर से मतलब मेट्रो सिटी से थोड़ा सा कम है। जैसे मैं आपको अगर बात करूं तो हमारा बिहार में ना पटना है, तो पटना को हम बोल सकते हैं कि क्या है, वो बहुत अच्छा सिटी है। लेकिन गया जो है हम उसको अच्छा सिटी काउंट नहीं करते हैं, तो उसको हम अर्बन एरिया में काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे हर स्टेट में बहुत सारे जगह होते हैं, पहले गांव होता है, फिर अर्बन एरियाज होते हैं, और फिर होता है आपका मेट्रो सिटी। जैसे दिल्ली है जहां हम रहते हैं हम लोग, ठीक है, वहां पर क्या है, इसको हम मेट्रो सिटी बोलते हैं। चेन्नई को क्या बोलते हैं,
मेट्रो सिटी बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो कैलकाटा है उसको भी हम मेट्रो सिटी बोलते हैं, बैंगलोर को भी हम मेट्रो सिटी बोलते हैं। तो ऐसे सिटी को, मुंबई को, ये सब क्या है, मेट्रो है। लेकिन जो इस तरह का नहीं सिटी है, थोड़े से कम डेवलप हैं, उनको हम अर्बन बोलते हैं। तो इस तरह के अर्बन सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए इस बार बजट में पैसा जो पास हुआ है 96,777 रुपीज करोड़ पैसा पास हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के करोड़, ताकि अर्बन डेवलपमेंट पर काम हो सके। नेक्स्ट है आईटी एंड टेलीकॉम। आईटी मतलब आप समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आईटी का जमाना है, आप देख रहे हैं कि दुनिया जो है एआई बना रही है ना। अभी इसी के चक्कर में चाइना ने भी क्या करा, एक जल्दी से डीप सीक बना दिया, ठीक है। कितना बना दिया, इतना जल्दी कि लोगों को लगा अरे इतना जल्दी भी बनाया जा सकता था। अब जो लोग एआई पर खर्चा किए बिलियन डॉलर, ठीक है, वो चाइना ने क्या कर दिया, वो मिलियन डॉलर में बना दिया, ठीक है। अब उसमें जल्दी से करोगे तो आप तो जानते ही हो भाई, चाइना का सामान तो भैया 2 दिन ही चलता है ना, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा ना। तो डीप सीक कर क्या रहा है कि अगर तुम पूछोगे उससे कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो वो भी आंसर में जवाब दे रहा है व्हाट इज प्रोडक्शन, ठीक है। तो भैया ऐसे डीप सीक से क्या फायदा, ठीक है। एआई तो बढ़िया है ना, वो बता देता है कि कैसे प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैसे चीजों को बनाया जाता है, कैसे उसको लाया जाता है, ये सब सारी चीजें बनाता है। तो इस तरह के चीजों को और टेलीकॉम को बढ़ाने के लिए इस बार ना गवर्नमेंट ने बजट में पैसा पास करा है। और उसके लिए पैसा कितना पास करा है, 95,298 रुपए। कितने, 95,298 करोड़ रुपए। अब पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे इतने पैसे होते भी हैं क्या, होते हैं भाई, ठीक है, बहुत पैसे होते हैं, ठीक है। तुम लोग थोड़ा अभी काम करो अपने ऊपर, तब तुम्हें इतने पैसे के ज्ञान होंगे। हम लोग तो इतने इतने पैसे अपने बजट में लेकर आते हैं, ठीक है। चलो आगे है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर जो पैसा हम इस बार खर्चा करने वाले हैं, टोटल कितना, तो 65,553 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर पर जो हम पैसा इस बार खर्चा करने वाले हैं कितने, तो 60,000 ना 52 करोड़ रुपए खर्चे करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, और इस पर हम 55,600 ना 79 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था अभी तक का आपका टोटल भारत सरकार का ना इस बजट का ना क्या आउटकम, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको मेरी क्लास पसंद आई है और आपको लगता है कि हाँ हमने आपको कुछ सिखाया है, कुछ बताया है, तो काइंडली इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा जोश जो है अगले वीडियो के लिए बढ़ जाए और मैं आपके लिए एक और वीडियो बना सकूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।